हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने पिछले दिनों एक खबर जरूर पढ़ी होगी, देखी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ और उसमें एक हंगामा हो गया। जैन मुनि वहां से नाराज होकर के चले गए, लेकिन उसके अलावा भी वहां बहुत कुछ हुआ। उस सब को जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ है, क्या 2024 की तैयारी से पहले के लिए अलग अलग लोगों को ड्यूटी दी गई है, वो है, या इसके अलावा कुछ और भी है, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी मसूद साहब, जो सालार डिजिटल यूट्यूब चैनल के लिए दिल्ली में काम करते हैं। इसके अलावा आप हिंदी और उर्दू बहुत से अखबारों के लिए, अंग्रेजी भी कुछ मैगजीन्स के लिए एक लंबे अरसे से लिख रहे हैं। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि जमीयत उलमा हिंद का जो जो ये कन्वेंशन था, क्या इसमें कहीं कोई मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोई बात हुई? क्या क्या कुछ रहा? आप अब से पहले भी बहुत से इनके कन्वेंशन भी देखे होंगे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की होंगी। आपको इस कन्वेंशन में क्या कुछ लगा? देखिए, कोविड के बाद ये पहला मौका है कि जमीयत उलमा का एक बड़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हुआ। उसकी वजह ये थी कि जमीयत उलमा को कायम हुए 100 साल हो गए। 1919 में जो है जमीयत उलमा कायम हुई थी, तो वो 100 साला जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन हालात, एक तो वो एंटी सीए मूवमेंट चला, फिर उसके बाद सिलसिला हुआ, कोविड का सिलसिला हुआ, तो ये इस तरह से हालात तो बनते चले गए। तो वो अपना 100 साला जश्न, जाहिर बात है किसी भी तंजीम कोई 100 साल मुकम्मल करती है और फिर भी सरगर्म है, फाल है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उसी को मनाना चाह रहे थे वो, तो अब उनको ये मौका मिला। तो अब एक मसला ये भी है जमीयत उलमा के साथ कि 2 फैक्शन हो गए हैं उसमें। एक फैक्शन जो है चचा के पास है, दूसरा फैक्शन भतीजे के पास है। अब कौन मनाएगा, क्या करेगा? बहरहाल जो महमूद मदनी साहब है, उन्होंने वो 100 साला जश्न मनाया और उसको 34वां, क्योंकि जमीयत के जो बड़े इजलास होते हैं उसको 34वां आम इजलास करार दिया। उनके जो अब तक जो 33 इजलास हुए थे, इसको 34वां करार दिया, प्लस ये 100 साला जश्न भी था। तो इसमें इन्होंने काफी करारदादें मंजूर की। ये समाजी तालीमी मैदान में तो काफी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वो ओपन स्कूल चला रहे हैं, ओपन स्कूल के बच्चों को, जो मदरसे के बच्चों को कनेक्ट कर रखा हुआ है, मुख्तलिफ सरगर्मियां चला रहे हैं को समाजी लेवल पर जो इस वक्त डिसहार्मनी पाई जाती है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रोग्रामों से ये तासुर भी जाता है, खासतौर से महमूद मदनी साहब के, कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत के इशारों पर तो काम नहीं हो रहा है। लोगों को जो है तो इस तरह का एक एहसास है, एक परसेप्शन बना हुआ है। वहां पर भी जो इन्होंने तकरीबन 17 करारदादें मंजूर की। अब जो करारदादें मंजूर की उनमें कुछ जो है, जाहिर बात है लोग तो उठा रहे हैं, मौजू उठा रहे हैं कि आपने जो है दहशतगर्दी के हवाले से सवाल उठाया, दहशतगर्दी के खिलाफ। बहुत अच्छी बात है, दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए, बेगुनाह इंसान नहीं मारे जा रहे, चाहे वो कोई भी करो, किसी भी मजहब से। लेकिन इस मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, बरादरान वतन के एक तबके में, बड़े तबके को जो किया जा रहा है, अब उनको असलाह की ट्रेनिंग दी जा रही है, अब तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रही है, धमकी आ रही है, उनके लीडर्स बोल रहे हैं। तो उसके खिलाफ अगर एक करारदाद आती तो महसूस होता कि भाई जमीयत भी जो है डट कर बात कर रही है। तो ये जो चीजें हैं, अब फिर उसके बाद वहां पर जो तकरीरें हुई, अब आप सद्भावना की बात करते हैं, आप हारमोनी कायम करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क में उन्होंने इसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ एक वो भी करारदाद पास की और कहा कि भाई जो नफरत फैलाते हैं वो कौमी जुर्म के मुर्तकिब है, ये कहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करते हैं, जो भी आपके सद्भावना मंच के प्रोग्राम हो रहे, फला हो रहे, तो उसमें सिर्फ एक ही तबके के लोग हैं। भाई जो लोग जो है, हम बिरादरान वतन को तो साथ होना चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। तो अब बिरादरान वतन तो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, उनको कुछ लीडर्स नजर आएंगे, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते होंगे, लेकिन जाहिर बात आप किससे मुखातिब, किससे हो रहे? मुसलमानों से। तो मुसलमान तो नफरत नहीं फैला रहा है। बिल्कुल। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसको दूर करना चाहिए। तो ये चीजें थी वहां पर। और जो है, अब आप इतना बड़ा जो है
वो किया है, शामियाना लगाया वहां पर, जिस तरह के इंतजाम थे, तो उससे कहीं ना कहीं तो वो जाता है लोगों को कि भाई इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, किस तरह से आया, कैसा आया, और इनको इजाजत जो है इतना बड़ा प्रोग्राम करने की मिली है। ये भी लोग सोचते हैं, हम बोल रहे हैं, मैं मिलता हूँ लोगों से, बोलते हैं, करते हैं, तो ये चीजें हैं। हाँ, तो ये देखिए, जब अयोध्या के बारे में फैसला आया, उससे कुछ ही दिन पहले मौलाना अरशद मदनी साहब ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। वो शक के दायरे में है, बहुत लोगों ने सवाल किया, लेकिन उसके बारे में कभी खुल करके बात नहीं हुई। अब जो चीजें आपने बताई कि आप कम से कम जो रेडिकलाइजेशन, मैं अपने उन देखने वालों को बता दूं कि जो आप बिरादराने वतन कह रहे हैं, ये उर्दू में आमतौर पर मुसलमान जब बात करते हैं तो हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो हिंदुओं के बीच में, जी, गैर मुस्लिम तबके में, गैर मुस्लिम लोगों में, या खास तौर पे हिंदुओं में, चूंकि वो बात इसलिए, चूंकि एक जमाना था जब हम जर्नलिज्म करने में पूरी एहतियात करते थे, हम नाम नहीं लेते थे। दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हुआ, कभी हिंदू मुसलमान नहीं लिखा जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे बदलते जा रहे हैं, क्या किया जाए कि लोगों को साफ तौर पर कहना पड़ रहा है। तो ये, जैसा कि आपने अपने अंदाज से, अपने एक गैस के जरिए जो आपने बताया कि ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने कैसे किया, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए परमिशन कैसे मिली, उस प्रोग्राम में जो आरएसएस बीजेपी का नफरत का जो सिलसिला है उसके खिलाफ आपने एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि जो वो इलेक्शन की तैयारी मोदी जी उस तरफ कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये काम करने के लिए दे दिया गया हो? डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब से मैं बात कर रहा था, वो मुस्लिम मस्जिद के नायब सदर हैं, कौमी सदर हैं, और इस्लामी स्कॉलर भी है। तो उनका ये कहना था कि भाई ये जो इतने बड़े प्रोग्राम की जो इजाजत दी गई है, वो इस बात को दिखाना है कि एवरीथिंग इज गुड और मुस्लिम्स इन इंडिया, ये वर्ल्ड को दिखाना था। इतना बड़ा एक जलसा हुआ है, कहाँ कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, यहाँ पे ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ, फलां के साथ। तो ये एक नुमाइश का एक वो था, डिमॉन्स्ट्रेशन था ये बाकायदा, ये जो जलसा, इतने बड़ी जलसे की इजाजत दी गई है, उनका एक वो है, इस तरह से सोच रहे हैं लोग। दूसरी बात उनकी ये थी कि अरशद मदनी साहब ने, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, वो जो आरएसएस का नैरेटिव है कि सबके पूर्वज हिंदू है, तो उसकी काट करने के लिए जो बात कही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आया, वो मनु को लेकर आया, और मुख्तलिफ जो जिस तरह से उन्होंने बात की, तो उसके हवाले से भी डॉक्टर बशीर अहमद साहब का कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये दिस इज द पोलराइजेशन टैक्टिक्स। अब उसके नतीजे में जो है वो लोकेश मनी साहब बाद हफ्ता जो जैसी उनकी तकरीर खत्म होती है, मैं वहाँ स्टेज वहाँ जलसे में मौजूद था, जैसी तकरीर खत्म हुई अरशद मदनी साहब की, वो फौरन आए, माइक पर आए, और उन्होंने कहा कि भाई, अभी उनका नाम नहीं लिया गया था, उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, वो पहले तकरीर कर चुके थे। वो फौरन आए वहां पर स्टेज पर आकर, उन्होंने कहा कि भाई हम इन्होंने जो कुछ भी कहा हम इससे डिसएग्री करते हैं, तो सबने देखा, सब टीवी पर आ चुका है, सब कुछ हुआ। और कुछ उनके साथ एक दो हिंदू मजहबी लीडर और एक सिख लीडर, वो बतौर एहतजाज स्टेज छोड़कर चले गए। अब चले गए, उसके बाद कहा कि भाई ये है, फला है। अब दूसरे तीसरे दिन जो है एक चैनल पर जो आते हैं और कहते कि नहीं मैं माफी चाहता हूँ, फला है। तो इससे एक ऐसा जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि एक तासुर पैदा रहा है, कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है। बिल्कुल 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 फिक्स मैच तो नहीं। हाँ। और एक खातून ने लिखा, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, कि ये तो अडानी का जो मसला चल रहा है उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। खातून का जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट आया कि ये दोनों में जो नूरा कश्ती चल रही है, तो ये अडानी का जो मसला मुल्क में छाया हुआ है इस वक्त, कि सब तरफ से आवाजें बुलंद हो रही है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए, इससे मुल्क की जो है छवि खराब हो रही है और मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस तरफ से तो तवज्जो, और वो भी एक ऐसे चैनल से जो है तो नशर हो रहा है जो प्रोपेगेंडा करने के लिए, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करने के लिए, एंटी अपोजिशन प्रोपेगेंडा करने के लिए मशहूर है। वो चैनल उसको नशर कर रहा है बड़े अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं
एक लोगों के जहनों में शक पैदा नहीं, हमें वो भी याद है और याद रखना चाहिए कि जब अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तो महमूद मदनी साहब जेनेवा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं। तो वो एक तालमेल जो है ये देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आदमी क्योंकि हकायक इतने बीजेपी और आरएसएस की तरफ से नफरत के बारे में सामने मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, आप गूगल कीजिए 1 मिनट में 10 बयान सामने आते हैं, तो कोई ढकी छुपी तो है नहीं। तो अब अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि ये लालच में ऐसा कर रहे हैं या खौफ में ऐसा कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी, मतलब क्या कुछ है, क्यों ये मतलब ये दोनों हवाले से कम्युनिटी के अंदर बात चलती है। मैंने देखा, मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ये कहते हैं कि भाई डर खौफ है, कुछ कहता है कि भाई ये हमेशा जो है हुकूमत वक्त के साथ पेंगे बढ़ाते रहते हैं, उस वजह से कर रहे हैं, जो भी उनका रवैया रहा। अभी आसाम में जो है चाइल्ड मैरिज के हवाले से जो है जिस तरह का जो वहाँ की सूबाई हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया, अब आपने बगैर सोचे समझे फौरन उसके जो है तो वो हिमायत में बयान दे दिया, जबकि कोर्ट ने कितनी जबरदस्त ये कहा कि भाई ये जो है इससे जो है मसला है वो अपनी जगह है, तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। आप फौरन उठा के किसी को भी उसका ये हल तो नहीं हो सकता कि समाजी मसला है, समाजी मसले को जो है डंडे के जोर से तो हल नहीं किया जा सकता, उसका एक तरीका होता है। अरे भाई सेंसिटिव होना चाहिए, इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की कि एक जवान, जैसे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, एक जवान गिरफ्तार हुआ तो उसकी माँ और उसकी वाइफ दोनों भीख मांगते हुए पाए गए, चूंकि वो अकेला कमाने वाला था, घर को चलाने वाला। तो ऐसे हालात पैदा जो सरकार कर रही है उसको भी सपोर्ट करना, तो ये तो बहुत ही बियॉन्ड लिमिट ऐसा लगता है। तो ये अब अगर आया जाए कि कभी कभी, बल्कि अक्सर जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त पोलराइजेशन का काम ये हुकूमत करती है, तो उससे पहले का जो ये पोलराइजेशन की एक्सरसाइज है उसमें जमीयत उलमा ने एक तरह से रोल अदा करने का काम शुरू कर दिया है। क्या आप एज ए जर्नलिस्ट आप ऑब्जर्व करते हैं बहुत सी चीजों? देखिए, जर्नलिस्ट जो है सिर्फ कागज नहीं पढ़ता, बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ता है, देखता है उसके पीछे के मुहर्रिकात को भी देखता है। लेकिन उनकी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता, नीयत पे। लेकिन जो हालात जो बता रहे हैं ना, जो कम्युनिटी में एक तासुर जो जाता है, अब उनका जो हल्का असर है, जमीयत उलमा का हल्का असर क्या होता है, जो मदारिस के फारिगीन होते हैं वो ज्यादा थे, उनके जलसे में भी वही लोग नजर आते हैं, बिल्कुल वही होते हैं, है ना। तो अब जो कम्युनिटी में जो पढ़ा लिखा तब्का होता है, आजकल जो है हर एक को अपना इजहार के लिए सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको मुख्तलिफ चीजें मिलती है। आप फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, जितने भी जो है वो आउटलेट्स है, प्लेटफॉर्म है सोशल में, वहां पे आपको पता चलता है कि कौम क्या सोच रही है, कौम के लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं उनके बारे में। तो वो उस तरफ कभी तवज्जो देते नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है उनके बारे में। जो है एक मनफी तस्वीर जब आती है, तो आप जब पब्लिक लाइफ में रहेंगे तो जाहिर बात है पब्लिक लाइफ में रहने का मतलब यही होता है ना कि भाई आप किसी को खुश करेंगे, किसी को नाराज करेंगे, तो जाहिर बात है आप पर तनकीद भी होगी, आपकी तारीफ भी होगी, दोनों भी बातें होगी। तो जो अच्छा लीडर होता है, जो अच्छी तंजीम ये होती है कि वो देखती कि भाई हमारे खिलाफ जो कुछ भी तनकीद हो रही है वो उसको फ्रेंडली लेती है और कहती कि भाई इससे हमको और सीखने को मिलेगा, ये करेगा। तो वो ये उमन देखने में आया कि वो उस तरफ कोई तवज्जो देते नहीं। मतलब वो जो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई मशवरा दे रहा है उसको तवज्जो नहीं देते। तो एक बड़ा मसला ये है। यानी उन्होंने एक सेट पैटर्न पर चलना है, उन्होंने कुछ चीजें तय कर ली हैं, सिर्फ उसी पर आगे बढ़ना है। और वो भीड़ जो आती है वो मदरसों की भीड़ और देवबंद से बसें आ जाती हैं और वो सब इस तरह के होते हैं। आम मुसलमान वहां आमतौर पर नजर नहीं कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसमें क्या देखिए, आम मुसलमान के लिए एक बड़ा सवाल ये रहता है कि वो किस पर भरोसा करे, किस पर यकीन करे, किसको अपना हमदर्द समझे, किसको अपना दुश्मन समझे। ये एक बड़ा सवाल होता है आमतौर पर। नहीं, मुसलमान तो वैसे जो है बड़ा बाशऊर है, ऐसा नहीं है। और उमन होता ये है कि आप देखते हैं कि मुसलमानों का इलेक्शन होता है, अब फला जगह से अपील जारी होती है, फला
आप तो जानते हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो उसका क्या हशर होता है आप तो जानते हैं। सब लोग अपने तौर पर फैसला करते हैं, और उमूमन मुसलमानों की ये खूबी ये है कि वो इलेक्शन में जो है अपने तौर पर जो है सेकुलर पार्टीज को ही के उम्मीदवारों को तरजीह देते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुई है कारपोरेशन के पिछले साल कारपोरेशन के इलेक्शन में एक मुस्लिम तंजीम पूरे जोर शोर के साथ आई थी, लेकिन उसका कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। हालांकि उनके जो लीडर थे वो दूसरी तंजीमों के जो है सेकुलर पार्टी को मुकाबले में लीडर तो बहुत अच्छे थे उनके, लेकिन फिर भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। इवन जो है वो ओखला जैसे इलाके में कामयाबी नहीं मिली। तो इससे क्या जाहिर, यानी लोगों में मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि जो समझते हैं कि भाई ये वोट बैंक है, मुसलमान को वोट बैंक वगैरह नहीं है। सब अपने अपने तौर पर देते। ये अलग बात है कि वो बड़ी तादाद एक पर्टिकुलर पार्टी को दे देती है। ये जो एक मिथ फैलाया गया है कि मुसलमान वोट बैंक है, वोट बैंक, कोई वोट बैंक वगैरह नहीं है। मुसलमान भी जो है अपने तौर पर देता है, उसकी भी अपनी पसंद और नापसंद होती है। ये है। अच्छा, एक नजरिया है या परसेप्शन है कि आरएसएस, हालांकि दूसरी कम्युनिटीज के बारे में ना कह करके हम अपने मुसलमानों के बारे में बात करें कि आरएसएस अपनी पसंद के लोग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिस बियरर बनवाती है या इलेक्ट कराती है या कैंडिडेट खड़े करती है। क्या इस हद तक पेनिट्रेशन महसूस करते हैं? क्योंकि देखिए 2014 के बाद के हालात जो हैं वो खास तौर पर उस पर नजर करके अगर ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो आपका ऐसी तो कोई मिसाल नहीं है कि उन्होंने अपने लोगों को पेनिट्रेशन करवाया है। उसकी वजह क्या है कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉरिसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, बाप के बाद बेटा चला रहा, बेटे के बाद फला चला रहा, मॉरिसी ने ये की है। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे बाज़ाब्ता इंतखाब होता है, और वो जो है तो बहुत ही नॉन चेहरे होते हैं, फिगर्स होते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ना, मुमकिन है किसी इदारे में जैसा हज कमेटी में बिठा दे या फला में बिठा दे, तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसमें तो सरकार अपने पसंद के, लेकिन तंजीमों में ऐसा इस तरह से करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि नॉन फेसेस होते हैं, वो तंजीम के अंदर भी वो नॉन फेसेस होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कहीं अननोन फेस को लाके रख दिया है तो तब उस सूरत में कह सकते हैं। तो कोई भी आप तंजीम में देगा, कोई अननोन फेस नहीं है। उसका बैकग्राउंड सब जानते हैं, उसका पस मंजर अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, इस कन्वेंशन में और कुछ खास, कुछ हाईलाइट्स अगर आप बताना चाहें कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो तो एक सियासी पहलू हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या कोई और क्या कुछ हुआ? इन्होंने जो करारदादें मंजूर की ना मदारिस इस्लामी के हवाले से, बहुत अच्छी करारदाद है। और ये जो है मदारिस के सिलसिले में जो एक था ना, एक बना हुआ था, एक लेजरली एटीट्यूड बना हुआ था, अरे क्या चल रहा है कि कोई उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे, कुछ ही नहीं कर रहे। उस तरफ तवज्जो दिलाई कि भाई आप जो भी इदारा चला रहे हैं उसको सही तरीके से, सही ढंग से चलाए। जाहिर बात है आपको हुकूमत से कोई पैसा नहीं मिल रहा, अब कोई रिकॉग्निशन वगैरह की बात नहीं है आपके पास, आप एक सोसाइटी के तहत चला रहे हैं, एक कानून है, कानून के तहत चल रहा है मामला। लेकिन कुछ जो कानून होते हैं कि भाई जो चीजें मेंटेन करना है, बच्चों का ख्याल रखना है, हिफ्ज़ान सियाहत का ख्याल रखना है, दर्स व तालीम किस तरह से होना चाहिए, क्लासरूम किस तरह से होना चाहिए, आपके हिसाब किताब मेंटेन होना चाहिए, इस तरफ इन्होंने अच्छी तवज्जो दिलाई है। दूसरी जो है ना, इनकी जो करारदादों में जो है इस्लामोफोबिया के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें कही है। लेकिन इस्लामोफोबिया को दूर करने का तरीका ये है कि सरकार की जिम्मेदारी, असल में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। लेकिन ये जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो जाके मिल रहे हैं, बुला रहे हैं, मजहबी लीडरों को बुला रहे हैं, इन्होंने सद्भावना मंच बनाया, वो कर रहा है, किया है, वो भी एक अच्छा एक आइडिया है कि भाई आप अप्रोच करें आउटरीच का जो प्रोग्राम है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी से भी आउटरीच करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो है ना, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, वो बोल नहीं रहे बहुत। आप सिर्फ देखेंगे सीपीएम बोलती है, सीपीएम खुलकर बोलती है, बाकी दूसरी पार्टियां जो है ना वो सिर्फ वोट के नुक्ते नजर से, मेरा वोट इधर से उधर ना चला जाए, तो वो बहुत से मामलात में बोलती नहीं है। अब जैसा यहाँ पर जो है वो कानपुर में जो वाकया पेश आया, मकान ढहाने का वाकया पेश आया, तो सब बोल रहे हैं। लेकिन आसाम में जो है तो वो मकान ढाए जा रहे थे, मदरसा भी ढाए गए, हाँ मदरसे ढाए गए,
कोई बोलने को तैयार नहीं, खामोश बैठे हुए हैं। जी, जी, जी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आ गया है हमारी यहाँ की पोलाइटी में, यहाँ के सियासत में, तो उस सिलसिले में इनको आउटरीच प्रोग्राम बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से मिलना चाहिए कि भाई आप डर क्यों रहे हो। और इलेक्शन जो है, यहाँ पर इलेक्शन जो होता है 30 या 35% वोट चाहिए। जी, जी, बिल्कुल 30-35 पे सरकार बन जाती है। सरकार बन जाती है। जी। तो आप जो है उनको बताए कि भाई आप क्यों घबराते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ वोट की वजह से परेशान हो रहे हैं ना कि भाई वोट चला जाएगा। मैं अगर ये जरा बोलूंगा, उसके आसाम के बारे में बोलूंगा और कानपुर के बारे में बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो मेरा वोट चला जाएगा। अरे सब राहुल गांधी को मंदिर जाना पड़ा और कहाँ क्या क्या होना पड़ा, ये सब हो रहा है इसी दौर में। जी। तो और क्या कुछ है उसमें, क्या कोई खास और यही है कि इन्होंने एक अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो तो जाहिर किया कि भाई इतनी बड़ी जो है भीड़ इकट्ठा की है। 2019 के बाद जो है ये पहला मौका है कि एक बड़ा जलसा हुआ है। उमन मुसलमानों के जो है जलसे छोटे ही हो रहे हैं। ये था एक उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ। और इससे जो है मैसेज तो यही गया कि भाई, और एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट के बारे में भी इन्होंने ये बात उठाई। अब ये जो आप जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है और उसकी जो ज़ैली तंजीमें है, एफिलिएट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक आसान नुस्खा लगता है कि एंटी मुस्लिम कोई ना कोई प्लान उठा लो, हमारी नैया पार हो जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल लीडर बन जाते हैं, वो गली का लीडर नेशनल बन जाता है एकदम। वो तो इसलिए भी एक लालच रहता है। ये मसला है। तो अब एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट के सिलसिले में, अरे आप क्यों उनके जाल में फंसते हो, ट्रैप में फंसते हो। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी फंसता है। फौरन उन्होंने भी अपनी करारदाद मंजूर करी। खामोश बैठे, अभी खामोश बैठे आप। वो जो उनका समाजी निजाम है, उनके जो है मुख्तलिफ ऐसी चीजें है एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती है। एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट बनाना इस मुल्क में नाकाबिल अमल है। बिल्कुल। लॉ कमीशन ने भी कहा जब कोई मसवदा आता है, कुछ होता है, तो उसके बाद आप बात करना शुरू करें। वो तो सिर्फ ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर लहरें नापते हैं कि क्या हो सकता है इसका रिएक्शन। तो हमारे तरफ से जो है तो चला जाता है। वो तो चाहते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि आप रिएक्ट करें, फौरन रिएक्ट करें। वो तो इंतजार में रहते हैं कि आप कुछ कहे और उनका कुछ फायदा हो जाए, वो कुछ उनको बोलने का मौका मिले और फिर शाम को टेलीविजन चैनलों पर हंगामा शुरू हो जाए। तो कल मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ब्रीफिंग में था। एक जर्नलिस्ट जो है उसको वहां से मैसेज आ गया होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से। वो सवाल पूछने लगा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र, धर्मेंद्र शास्त्री क्या नाम है उनका, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ओवैसी ने कहा ऐसा है वैसा है। तो जो तर्जुमान था पार्टी का, जो स्पोक्स पर्सन था, उन्होंने कहा कि भाई आप ओवैसी साहब से पूछ लीजिए, ओवैसी साहब से और धर्मेंद्र शास्त्री से पूछ लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब जो है प्रधानमंत्री से जो है हर वक्त फोन पे बात करते रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये इस तरह के इश्यूज को, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। फिर आप देखते हैं कि जो भी टीवी डिबेट्स होते हैं, टीवी डिबेट का खास मकसद एक एजेंडे के तहत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई अब फिक्स कर दिया जाता है आज ये टॉपिक पे सब चैनलों को चलाना है। अब हमारे मुसलमान जो है चले जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी चले जा रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, है ना, और उनके कॉज को तकवीत पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बिल्कुल। देखिए बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ वो 5-4 हजार रुपए जो मिलते हैं जाने के, वो उसके लालच में चले जाते हैं। और कभी कभी तो बहुत ही फिक्स मैच किस्म का भी होता है और बहुत ही सतही मालूमात होती है उनकी, और उसी के जैसा वो चाहते हैं उसी तरह का बोल लेते हैं। तो अब आपको यानी क्या लगता है मुसलमानों में जो एक तरह से डर, खौफ या खुद एतमादी या क्या है, ये जो इस वक्त जिस हालत में लोग गुजर रहे हैं उसमें क्या आपका नहीं, मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह खुद एतमादी है, कोई डर खौफ नहीं है। एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अरे भाई वो आ जाए तो क्या होगा, क्या अल्लाह रिटायर हो गया है। हाँ, ये बात बहुत ही अहम है। अल्लाह पे यकीन, उस पर अकीदा मजबूत, ये बहुत ही अहम है। और मुसलमान की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दौलत यही है। और इस पर अगर मजबूती से आदमी रहे तो मैं तो कभी कभी इस तरह से भी देखता हूँ कि भाई फिलिस्तीन में बेचारे जो लोग हैं,
वो रोजाना बंदूक के सामने हैं, बंदूक के साए में रहते हैं, बंदूक के साए में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वतन नहीं छोड़ना चाहते। वो वहीं रहते हैं, वहीं मरते भी हैं, वहीं जीते हैं। तो ये बहरहाल मुसलमानों को मजबूती से कोई जो है नाउमीदी नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। डर खौफ और नाउमीदी उन्हीं लीडरों में है, उन्हीं लोगों में है जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, कोई नाजायज दौलत कमाई है, या जिनको कुछ हासिल करना है। आम मुसलमान तो बिल्कुल अपनी तरफ। हाँ जी। अब वक्ती तौर पे परेशानियां तो आती है, लेकिन बहैसियत मजमूई किसी में कोई खौफ डर खौफ की नफ्सियात में नहीं जी रहा है, कुछ नहीं जी रहा है। और ये भी एक बड़ी खूबसूरती हमारे मुल्क की बात है। देखिए आप रोजाना 24 घंटे टीवी है, सोशल मीडिया है, प्रोपेगेंडा हो रहा, हर चीज को गलत रुख दे दिया जाता। जैसा अभी वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया था, वो उसका नाम जो है कुछ मुसलमानों से मिलता जुलता था, अनीश था कुछ था, तो उसको अनीश आगे सब कुछ था। अब उसको बना के पेश कर रहे थे कि एक अनीस ने जो है अनीस ने मारा, अनीस मुसलमान ने मारा, पुलिस इंस्पेक्टर को मारा। तो ये रोजाना मैं ऑल न्यूज को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। कितना करने के बावजूद भी आप देखिए अल्लाह के फजल व करम से इस मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, सब मिलजुल के रह रहे, जा रहे आ रहे। वो एक मखसूस तबका है, छोटा सा तबका है, आप आसानी से सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई ऐसी वो नहीं है, कोई यानी जो पर्कुलेट होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। ज़ाहिर आलूद सोसाइटी होना चाहिए था ना, वो ऊपरी सतह पर है। बिल्कुल ये बहुत ही अहम बात है, और यही मजबूत। मैं हमेशा तजुर्बा करके देख रहा हूँ, मैं हमेशा कहीं सफर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है उसके अंदर। वो जो जाहिर बात है चंद लोग पोल्यूटेड हो जाते हैं तो वही करते हैं, लेकिन आम लोगों में नहीं है। ये बहुत अच्छी बड़ी खूबी है हमारे मुल्क की। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, और ख़ास तौर पर इस जलसे पर जो जमीयत उलमा हिंद का हुआ उस पर आपने तफसील बताई, क्योंकि आपने वहाँ कवर किया है, वहाँ आप मौजूद थे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ से खबर है वहीं सोर्स से अगर कोई इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके तो वो हम आपको पहुँचाएं, ताकि आप अपने तरीके से उन चीज़ों को समझें और तज्जिया करें और एनालिसिस करें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।